किचन देवरानी के नाम, डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह वैभवी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद आई माँ, खाना बनाते बनाते मुझे तो बहुत तेज टॉयलेट आ गई। एक काम करती हूँ, खाना डाइनिंग टेबल पर रख के पहले टॉयलेट चली जाती हूँ। अब वैभवी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर वॉशरूम जाती है, तभी वहां से गुजरती है अर्चना। अरे देवरानी जी ने खाना तैयार कर दिया, चलो मैं इन सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। अर्चना डाइनिंग टेबल पर सबके लिए प्लेट लगाती है, फिर सबको खाना परोसती है। पूरा परिवार खाना खाना शुरू करता है। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा पापा जी और सब्जी दूं? रोटी लेंगे आप? माँ जी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बहू, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रिंस कपिल, तुम दोनों ने तो कुछ लिया ही नहीं। खाना अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तभी वहाँ वैभवी आती है ये सब देखकर। अरे जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मैं आ तो रही थी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने, फिर आपको खाना लगाने की क्या जरूरत थी? वैभवी, मुझे लगा कि तुम इतना सारा खाना बनाकर थक गई होगी, इसीलिए मैं खाना परोसने लगी। पर जेठानी जी, खाना बनाया तो मैंने थे ना, फिर आप उसे कैसे परोस सकती हैं? अरे राई का पहाड़ बनाना जरूरी है क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी को? अब एक शब्द में तुम दोनों के मुंह से मैं सुन ना लूं। अब इस तरह अर्चना दोपहर और रात में भी वैभवी के बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और सबके खा लेने के बाद डाइनिंग टेबल को कपड़े से साफ कर रही होती है। क्या जेठानी जी, मैं जब से आई हूँ तब से आपको 3 टाइम बस डाइनिंग टेबल पर कपड़ा मारते हुए खाना परोसते हुए देख रही हूँ, जैसे डाइनिंग टेबल तो जेठानी जी किसी ने आपके ही नाम कर दी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अगले दिन चंदा के घर में ममता, गायत्री, सुमित्रा उससे मिलने आती हैं। छोटी बहू, जा फटाफट कुछ खाने को बना ले, ये तीनों बहुत दूर से आई हैं। जी सासू माँ, वैसे जेठानी जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगी, तू जाकर सारा पकवान बना ले और जब बन जाए तो अपनी जेठानी को बता दियो, वो डाइनिंग टेबल पर सबको खिला देगी। ठीक है माँ जी। अब वैभवी गुस्से से तिलमिलाती हुई खाना बनाते हुए, लगता है जेठानी जी ने तो कुछ ज्यादा ही दबदबा बना रखा है। आज तो सासू माँ भी जेठानी जी का ही साथ दे रही थी, जैसे मानो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम है। पर आज तो खाना डाइनिंग टेबल पर मैं ही परोसूंगी। अब गर्मी में पसीने से तरतर होकर वैभवी किचन में सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है कि तभी अचानक उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। अरे इस वक्त किसने मुझे कॉल कर दिया? अच्छा खासा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने जा रही थी। कोई नहीं, फटाफट से फोन पर बात करके आती हूँ। अब वैभवी हॉल में आकर फोन पर बात करने लगती है। दूसरी तरफ चंदा रसोई में बने हुए खाने को देखकर रसोई से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, बड़ी बहू, तेरी देवरानी ने किचन में खाना बना लिया है। मैं सभी खाने को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, तू सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा दे। ठीक है माँ जी। अब एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर अर्चना सबका खाना परोसने लगती है। खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ, खाना तो तकरीबन बहुत अच्छा बना है। दूसरी तरफ फोन पर बात करती वैभवी, अरे कोमल, तू फोन रख, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना परोसना था। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ फोन रख, तू ही है जो बात बना रही है। अब जब तक वैभवी डाइनिंग टेबल के पास आती तब तक मेहमान खानों का चटकार लेते हुए अर्चना की तारीफ कर रहे होते। ये सब देख वैभवी गुस्से में डाइनिंग टेबल से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, जेठानी जी, आप अपने आप को समझती क्या हो? जब खाना बनाती मैं हूँ तो परोसूंगी भी मैं ही ना, लेकिन हर बार किचन में काम मैं करती हूँ और डाइनिंग टेबल पर खाना आप परोसती हो, और जैसे किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम हो। ये कैसी बात कर रही हो वैभवी? मैं तो बस। क्या हो गया छोटी बहू? बड़ी बहू को साइड में ले जाकर उससे क्या खुसुर फुसुर कर रही है? जा सभी जूठे बर्तनों को जाकर किचन में साफ कर दे। रुकिए देवरानी जी, मैं अभी डाइनिंग टेबल साफ करके सारे जूठे बर्तन इकट्ठे आपको दे देती हूँ, इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। कैसे महान बन रही है मेरी जेठानी इन 2 काम को करके। बहुत बहुत मेहरबानी जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब अर्चना कपड़े से डाइनिंग टेबल को साफ करके सारे जूठे बर्तन वैभवी के हाथ में देती है, वहीं किचन में बर्तन को मांजती वैभवी। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी जेठानी जी शुरू से ही किचन से दूर भागती हैं, या मेरे आते ही इनके भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जो किचन में कदम रखने से पहले ही इन्हें मौत आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब वैभवी भी अकेले किचन को संभाल कर परेशान हो चुकी होती है। तभी एक दिन वैभवी झूठा सरदर्द का बहाना करके अर्चना से कहती है, जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, क्या आप किचन में जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी? देवरानी जी, मैं नहीं बना पाऊंगी आपके लिए चाय,
अगर किचन के बाहर का कोई काम है तो बोलिए, मैं वो कर देती हूँ। नहीं जेठानी जी, मुझे तो एक कप चाय ही पीनी है। मेरे सर का दर्द चाय पीकर ही ठीक होता है। तभी वहां आती चंदा ये सारा नजारा देखकर, छोटी बहू यह क्या कर रही है तू? जब बड़ी बहू कह रही है कि वो किचन का कोई काम नहीं कर पाएगी तो जबरदस्ती उसे चाय बनाने को कहना जरूरी है? जा जाकर खुद बना ले और मेरे लिए भी बनाना। बहू, एक कप मेरे लिए भी बना देना। अब वैभवी गुस्से से भनभनाती हुई किचन में आकर चाय बनाने लगती है। देखा कैसे सासू माँ जेठानी जी के पक्ष में बोल रही थी, जैसे सासू माँ ने तो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम कर। अरे मैं तो इस किचन की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, क्योंकि जेठानी जी तो किचन में कदम रखती ही नहीं है। तभी उस रात वैभवी अपने पति कपिल से लड़ती हुई, कपिल कपिल ये सब क्या है? क्या क्या हुआ? क्या है वैभवी? होगा क्या कपिल? तुम मुझे एक बात बताओ, बहू के हिस्से में उसका पति, उसके ससुराल वाले, उसका घर सब कुछ आता है ना, पर तुम्हारे इस घर में सिर्फ मेरे नाम एक किचन ही क्यों किया हुआ है? और सब कुछ क्यों नहीं? और मेरे साथ तुम्हारी बड़ी भाभी, वो कभी किचन में क्यों नहीं आती? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में क्या दही जमा रखी है तुमने? मैं क्या बोलूं वैभवी, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे नाम जो भी काम आया है तुम उसे बखूबी निभाओ। मतलब यही ना कि तुम्हारे पास भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपनी जेठानी के किचन में ना आने का रहस्य जानने की जिज्ञासा वैभवी के दिमाग में चरम सीमा पर पहुंच जाती है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता। इसलिए अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता, दोनों के पति मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं, वहीं सास मंदिर चली जाती है, ससुर अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और इस मौके का फायदा उठाकर वैभवी किचन में एक टेप रिकॉर्डर पर तेज तेज डर के चिल्लाने की आवाज के साथ ड्रामा करती हुई कहती है, बचाओ बचाओ जेठानी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी किचन में आइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जेठानी जी। टेप रिकॉर्डर पर डर की आवाज और वैभवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्चना घबरा जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह घबराती हुई पहली बार किचन के अंदर कदम रखती है, जहां किचन का गैस ऑन होता है, जिसमें से वन्नाटेदार लौ निकल रही होती है। और आग को देखते ही अर्चना अपना सर पकड़कर तेज तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर? आओ देखो, आग लग गई, आग! अब सिलेंडर फट जाएगा और हम सब आग में जलकर मर जाएंगे। तभी मंदिर से आती हुई चंदा बहू की आवाज सुनकर भग कर किचन में घुसती है। कुछ नहीं हुआ बड़ी बहू, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, शांत हो जा। छोटी बहू, अर्चना यहाँ कैसे आई? तुझे कहा था ना बड़ी बहू को किचन में नहीं आने देना। पर जेठानी जी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही हैं? अब कुछ देर में कपिल और प्रिंस भी वहां पहुंचते हैं और अर्चना को उठाकर सोफे पर बिठाते हैं, उसके मुंह पर ठंडा पानी डालते हैं। अर्चना तुम ठीक तो हो ना? देखो सब ठीक है, कहीं कोई आग नहीं लगी। अब मैं पहले से ठीक हूँ। अरे कोई मुझे बताएगा कि जेठानी जी के साथ ये हुआ क्या किचन में जाते ही? छोटी बहू, तेरी जेठानी के दिल में एक सदमा बैठा हुआ है। कैसा सदमा माँ जी? दरअसल वैभवी कई साल पहले तेरी जेठानी की माँ रसोई में खाना बना रही थी और अचानक रसोई की सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फटने की वजह से अर्चना की माँ की दर्दनाक मौत हो गई। और यही सदमा अर्चना के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके कारण वह किचन में जाने से बहुत डरती है। तेरे इस घर में आने से पहले रसोई का सारा काम मैं खुद संभालती थी। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी, पर आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया। कोई बात नहीं देवरानी जी। इस दिन के बाद से वैभवी खुद अपनी जेठानी को धीरे धीरे रसोई में आना सिखाती है और देखते ही देखते अर्चना का डर भी किचन के प्रति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन को संभालने लगती हैं। देवर लाया रोज रोज डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली देवरानी। भाभी आपका लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया? मैं भी अपनी शादी पर ऐसे ही लहंगा पहनूंगी। मैंने ये लहंगा खरीदा नहीं बल्कि डिजाइन करवाया है। एक डिजाइनर लहंगा है जो कि पूरे 50 लाख का है। अब समझ में आया कि मैं क्यों तेरी भाभी का दीवाना हूँ। मेरी बीवी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती, उसकी सारी ड्रेस डिजाइनर है। मानना पड़ेगा भाई, सही डिजाइनर लड़की से शादी कर ली तूने। और एक मुझे देखो, हमारी किस्मत में तो उम्र से बड़ी दिखने वाली बीवी लिखी थी, जिसे न चाहते हुए भी झेलना पड़ रहा है। अमित की ऐसी बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में अमित कमरे में आता है और वही पुराना चादर देखकर अपनी बीवी पर नाराज होने लगता है। तुम ना खुद की कभी ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर सकती हो और ना ही इस कमरे को ठीक कर सकती हो।
पिछले 3 दिन से यही चादर है। परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। पर घर में तो वही सामान आते हैं जो आपको पसंद होते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? सही कहा, इस घर में तो मेरी ही पसंद का सामान आता है। तुम भी तो मेरी ही पसंद की थी, मुझे तो अपनी पसंद पर ही पछतावा है। अभी सिर्फ एक बच्चे की माँ बनी हो और मेरी माँ की उम्र की लगती हो। शर्म आती है तुम्हें बीवी कहते हुए मुझे। नाराज अमित वहां से चला जाता है तो वहीं अनीता की डिजाइनर देवरानी जब अपने कमरे में जाती है। यहाँ की सारी चीज बिल्कुल थर्ड क्लास है। मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस की तरह यहाँ के सामानों को भी बदलना पड़ेगा। पर सबसे पहले मैं ये चादर बदलूंगी। मैं ऐसे बिस्तर पर नहीं सो सकती। जाने मन, तुम डिजाइनर हो, हम नहीं, पर कोई बात नहीं। घर में एक डिजाइनर चादर रखा है जो भाभी अपनी शादी में लेकर आई थी। मैं उनसे अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर दिवाकर तुरंत अपनी भाभी के पास जाता है। भाभी, अपना डिजाइनर चादर दो ना, मेरी डिजाइनर बीवी को चाहिए। घूंघट में बैठी अनीता जब ये देखती है कि उसका देवर कैसे अपनी बीवी के पीछे लट्टू है तो उसे अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिल गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मेरी बीवी घर के कोई काम नहीं करेगी। ये तो शादी होते ही जोरू का गुलाम हो गया। माना की सुंदर बीवी है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसे घर में सजा के रखेगा। भाभी, क्या सोच रही हो? अपना ये डिजाइनर चादर दो ना, अब तो वो आपके किसी काम का नहीं। बिना कुछ बोले अनीता अपना डिजाइनर चादर अपने देवर को दे देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और प्रथा से मिलने कुछ मेहमान घर आने वाले होते हैं। भाभी, आपसे मिलने के लिए घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल हीरोइन जैसे तैयार हो ना। ये कोई बोलने वाली बात है शीतल? तुम्हारी भाभी कोई ऐसी वैसी नहीं, डिजाइनर है। और वैसे भी मुझे एक वीडियो की भी शूट भी करनी थी, इसी बहाने वीडियो भी शूट कर लूंगी। इतना बोलकर प्रथा अपने कमरे में से एक डिजाइनर गाउन निकालती है, साथ में कुछ मेकअप के प्रोडक्ट और ज्वेलरी निकालकर वीडियो शूट करना शुरू कर देती है। ये मेरा डिजाइनर गाउन जो मैंने स्पेशली बनवाया था, ये बहुत बड़ी डिजाइनर से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इस ड्रेस के लिए मैं सिंपल सा एक ब्रेसलेट लूंगी और एक गले का चेन। ऐसी ड्रेस पर खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में मेहमान देखने आ रहे हैं मुझे, तो इसीलिए बिल्कुल हल्का मेकअप करेंगे, क्योंकि हमें किसी शादी पार्टी में नहीं जाना। ब्लॉगिंग के साथ प्रथा तैयार होकर बाहर जाती है, जहां घर आए मेहमान उसका मेकअप, हेयर और ड्रेस देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। शांति भाई, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी ज्यादा सुंदर है। एक टाइम था जब तुम्हारी बड़ी बहू भी काफी सुंदर थी, पर उसमें कभी ऐसा डिजाइनर कपड़े नहीं पहने, ना ही अपना कभी ध्यान दिया। तभी तो एक बच्चा होते ही मोटी हो गई और अब तो बाल भी सफेद होने लगे। क्या दिन आ गए हैं, बेचारी बड़ी बहू को घूंघट में रहना पड़ता है। अरे वैसे तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली है? ड्रेस तो बड़ी महंगी लग रही है। ये ड्रेस महंगी नहीं आंटी जी, बहुत महंगी है, क्योंकि इसे मैंने स्पेशली बनवाया है अपने पर्सनल डिजाइनर से। मेरा सब कुछ डिजाइनर होता है, यहाँ तक कि मेरी ब्रेसलेट और सैंडल भी डिजाइनर है। और आप मेरी जेठानी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, वो आज भी सुंदर हैं, भले ही मैंने उनके सफेद बाल और घूंघट के अलावा और कुछ ना देखा हो। प्रथा की ऐसी बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है और अब वो उससे चिढ़ने लग जाती है। समय बीतता है और एक दिन। भाभी, आप हर वक्त लैपटॉप पर क्या करती हैं? और आपके सारे आउटफिट कितने अच्छे हैं। आपका ये ट्राउजर और क्रॉप टॉप बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे सारे ड्रेस अच्छे तो होंगे ही, आगे ये सभी डिजाइनर जो हैं, मैं बिना डिजाइनर वाले कपड़े नहीं पहनती। प्रथा काम करते हुए शीतल से बात कर ही रही होती है कि तभी आकर अनीता प्रथा को चाय देती है और प्रथा की खुद की गलती से चाय उसी पर गिर जाती है। बड़ी बहू अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? तूने मेरी बहू की डिजाइनर ड्रेस खराब कर दी। पर मैंने तो अच्छे से चाय दी थी, गलती तो देवरानी जी की ही है। अब तू मुझसे जुबान चला रही है? खुद का शरीर देखा है? खा खा कर मोटी हो गई है। मेरी बहू से जलती है, इसीलिए उसकी डिजाइनर ड्रेस खराब करी है ना तूने। माँ जी, आप बेकार ही जेठानी जी पर चला रही हैं। गलती उनकी नहीं, मेरी ही थी। और क्या फर्क पड़ता है अगर एक डिजाइनर ड्रेस खराब हो गई तो? मेरे पास और भी बहुत है। इस हादसे के बाद अनीता और प्रथा को नापसंद करने लगती है, इसलिए अब कभी प्रथा से बात भी नहीं करती। समय गुजरता है और एक दिन पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, जहां हमेशा की तरह आज भी अनीता सिंपल साड़ी और घूंघट में होती है, तो वहीं प्रथा रेडीमेड साड़ी और हल्का नेकलेस, हाथों में घड़ी और अच्छा सा मेकअप करके आती है। प्रथा, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पार्टी में बस तुम ही तुम दिखोगी। अब भी मौका है, अपनी देवरानी से कुछ सीख लो, हर जगह आंटी बन के चली आती हो। भाभी, आप मेरे साथ पार्टी में मत रहना, क्योंकि मैं छोटी भाभी के साथ रहूंगी। घर वालों की बातें अनीता के दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं, पर प्रथा को अपनी जेठानी के लिए बुरा लगता है।
अब कुछ देर में सब पार्टी पहुंचते हैं जहां सब प्रथा के साथ रहते हैं, पर बेचारी अनीता अकेली होती है। और वहां भी प्रथा के पास कुछ मेहमान आकर उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। अब तो प्रथा है ना इन्फ्लुएंसर जो अपने वीडियो में हर टाइप के लोगों को ड्रेस सजेस्ट करती है और उस पर कैसा मेकअप करना चाहिए इसके बारे में बताती है। मुझे आपकी सारी डिजाइनर ड्रेस पसंद है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह बहू, तू तो बड़ी फेमस है। मेरे तो भाग्य खुल गए तेरी जैसी बहू पाकर। बहू जरा हमें भी बताओ ना, कहाँ से लेती हो तुम इतनी अच्छी ड्रेसेस? आंटी मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ। इनकी सारी ड्रेस डिजाइनर हैं। ये हमेशा डिजाइनर ड्रेस ही वेयर करती हैं। पार्टी की सारी भीड़ प्रथा के पास जमा होती है। यह देख अनीता को काफी बुरा लगता है और वो पार्टी से उठकर गुस्से में वहां से चली जाती है। प्रथा भी अपनी जेठानी के पीछे जाती है। ये देख पूरा परिवार भी पार्टी छोड़कर घर आ जाता है, जहां रसोई में जाकर अनीता रो रही होती है। अनीता के पास आकर कहती है, दीदी आप रो क्यों रही हैं और कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती? आप क्यों ऐसे बन के रहती हैं? पहले तो आप अपना घूंघट हटाओ। आज तक मैंने आपको देखा ही नहीं, देखा है तो सिर्फ इस घूंघट को। रहने दो, तुम बहुत बड़ी डिजाइनर हो, तुम्हारे सारे कपड़े डिजाइनर हैं, यहाँ तक कि तुम मेकअप भी ब्रांडेड करती हो। मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती और तुम्हारे आने के बाद तो मेरी इज्जत और घट गई है और मैं नहीं चाहती बाकी घर वालों की तरह तुम भी मेरा चेहरा देखकर मेरा मजाक बनाओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका मजाक बनाऊंगी? मैं यहाँ दूसरों को मोटिवेट कर रही हूँ, उनको ड्रेसिंग सेंस सिखा रही हूँ और मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। अब तो मैं ही आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज करूंगी और आपको इस घर में पहले की तरह इज्जत भी दिलवाऊंगी। इतना बोलकर प्रथा अपनी जेठानी का घूंघट हटाती है और अगली सुबह अपनी जेठानी के लिए अपने हाथों से उपटन पेस्ट बनाती है। काफी दिनों बाद जब अनीता घर में बिना घूंघट के घूम रही थी तो सब उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। एक तो कल की पार्टी हमारी बर्बाद कर दी और अब बिना घूंघट के घूम रही हो ताकि हमारी बेइज्जती पूरे शहर में करवा सको। शीतल, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? ये भी घर की बहू है। मैंने दीदी की पुरानी फोटो देखी है। दीदी मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। बस उन्होंने अपने से ज्यादा आप लोगों का ख्याल रखा, जिस वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी हैं। पर दीदी का मेकओवर और डिजाइनर कपड़े अब मैं डिसाइड करूंगी। इतना बोलकर प्रथा अपनी जेठानी को पार्लर ले जाती है और उसके सफेद बालों में कलर करवाती है। कुछ देर बाद घर आकर पहले प्रथा अपनी जेठानी को उपटन का लेप लगाती है और मेकअप करती है और उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग अनारकली सूट पहनाती है, जो ऊपर से टाइट और नीचे से लूज होता है। और उस दिन जब अनीता तैयार होकर बाहर आती है तो घर वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अनीता, ये तुम हो। तुम तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। हाँ भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। आज आप अपनी उम्र से बड़ी नहीं छोटी लग रही हो। दीदी अपना ख्याल नहीं रखती इसलिए उम्र से बड़ी लग रही हैं। आप मोटी हैं तो क्या, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, पतली हो जाओगी। और अब इस घर में डिजाइनर बहू आ गई है तो आप मेरे अकॉर्डिंग कपड़े पहनना। और रही बच्चे की बात, तो वो अभी 6 महीने का है, हम सब ख्याल रखेंगे उसका। प्रथा, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारी डिजाइनर कपड़े देखकर मैं तुमसे नाराज रही, पर देखो आज तुमने ही मुझे बदल दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने ससुराल वालों का खोया हुआ प्यार जो मिल गया।